जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी दोस्तों का आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रामीण परिवेश के तीसरे क्लास के ऊपर। और सबसे पहले हमारा ओरिएंटेशन वही रहेगा। टॉपिकों को इन डिटेल समझेंगे जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, और उसके बाद दोस्तों हम 50 क्वेश्चन का टेस्ट लगाएंगे। चलिए सबसे पहले हम उन टॉपिकों को देख लेते हैं। आज का टॉपिक है दोस्तों ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आजीविका। तो इसमें हम आजीविका के साधन, कृषि, पशुपालन, जो भी साधन है उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऊपर बात करेंगे, और ग्रामीण बेरोजगारी, प्रचंड बेरोजगारी है क्या, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और इसके निवारण के लिए भारत सरकार ने क्या स्टैंड लिया है उसके ऊपर भी बात हम करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के क्लास में आगे बढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बात, जैसे जो ग्रामीण परिवेश सब्जेक्ट है उसमें हर एक टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा है, हर एक चैप्टर एक दूसरे से जुड़ा है। इसके पहले के जितने टॉपिक हमने देखे हैं लेक्चर 1 और 2 में, वो सभी टॉपिक लेक्चर 3 में भी आएंगे। लेकिन यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आजीविका से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स को डिटेल में बात करेंगे। और इसमें क्या होगा, जो उस लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के विषय यहाँ पे आएंगे उनको केवल को रिलेट करके देखेंगे, यानी कि आजीविका, अर्थव्यवस्था, इन सब से जोड़ के देखेंगे, डिटेल में उनके ऊपर बात नहीं करेंगे। इसलिए लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को जब देखते हैं आप, तो और भी आप बेहतर स्थिति में रहते हैं एग्जाम के प्रश्न हल करने में। तो आप उन्हें जरूर देखिएगा। और चलिए आज के हम पहले टॉपिक को देख लेते हैं। देखिए, जो समझाना था मैंने समझा दिया है। अब पहला टॉपिक देखिए क्या है, आजीविका के प्रमुख साधन। अब प्रमुख साधन को समझने से पहले हम आजीविका होता क्या है एक्चुअली उसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों, इसका सरल सा अर्थ है जीवन जीने का साधन ही आजीविका है। ठीक है, इसी को इंग्लिश में हम लाइवलीहुड कहते हैं। ठीक है, अब ये है क्या एक्चुअली, यह उन गतिविधियों, संसाधनों और क्षमताओं का समूह है जिनके माध्यम से, जैसे मैं या फिर आप क्या करते हैं, अपनी और अपने परिवार की जो बुनियादी जरूरतें हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, उन्हें पूरा करते हैं। अब बेसिक नीड्स है क्या मनुष्य का, रोटी, कपड़ा और मकान। अब इनको पूरा करने के लिए आप क्या करते हैं, बहुत सारे संसाधनों के ऊपर निर्भर करते हैं। उन संसाधनों से आप अपने व्यवसाय में या फिर किसी भी क्षेत्र में पैसे कमाने के लिए अपना दिमाग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आपने आजीविका समझ लिया, और प्रमुख संसाधन या फिर साधन क्या है, इसके ऊपर आपने एक संक्षिप्त मानसिकता अपनी बना ली है। हर एक संसाधन के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज समझिए, भारत के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो ग्रामीण भारत, आपने एक बात सुनी होगी, भारत जो है वो गांव में बसता है, क्योंकि अधिकतम जनसंख्या गांव में निवास करती है। भारत का जो कल्चरल वैल्यू है, जो सांस्कृतिक मूल्य है, वो गांव से या फिर ग्रामीण क्षेत्र से निर्धारित होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहनी चाहिए। और अधिकतम पॉपुलेशन भी गांव में रहती है। अब यहाँ पे आपसे प्रश्न बने कि जो भारत की या ग्रामीण भारत की जनसंख्या है वो मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। तो दोस्तों, अगर बात करें, 70% से अधिक आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसाधनों पर निर्भर करती है। और किन संसाधनों पर निर्भर करती है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे कृषि की बात करें, ठीक है, तो दोस्तों ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ है या बैकबोन है वो क्या है, कृषि है। ऐसे ही पेट 2025 के एग्जाम में एक प्रश्न बना था, ठीक है, कि भारतीय अर्थव्यवस्था का बैकबोन या रीढ़ की हड्डी कौन सी है। तो दोस्तों बहुत लोगों ने मिस्टेक किया था टर्सरी सेक्टर को लगा के, यानी कि सर्विस क्षेत्र को, लेकिन वहां पे राइट आंसर आपका प्राइमरी सेक्टर, और प्राइमरी सेक्टर मतलब प्राथमिक क्षेत्र, और प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है कृषि और भी बहुत सारी चीजें, जैसे माइनिंग हो गया या फिर हस्बैंड्री यानी कि जो पशुपालन है, ये भी आ गया। ठीक है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो वहां पे आपका आंसर प्राइमरी सेक्टर था या कृषि क्षेत्र था। और यहाँ पे ग्रामीण परिवेश में बात करेंगे तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का जो रीढ़ का हड्डी है वो क्या है, कृषि है। ठीक है, तो आपने ये चीज समझ ली। और लेखपाल के लिए दोस्तों फसल चक्र को समझना और भूमि सुधार को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए, भूमि सुधार जो टॉपिक है ये मैंने पिछले लेक्चर में इन डिटेल समझाया है, बताया है। यहाँ पे इन डिटेल बात नहीं करेंगे, संक्षिप्त में समझेंगे। लेकिन जो फसल चक्र है इसको हम समझ लेते हैं। अब फसल चक्र होता क्या है एक्चुअली, तो दोस्तों होता क्या है, अपने आसपास आप देखेंगे कि जैसे जैसे मौसम बदलता है, मौसम बदलने के साथ साथ फसल भी बदल जाते हैं। ठीक है, और इसी
जो मौसम के हिसाब से बदले हुए फसल उसी भूमि पे, यही प्रक्रिया फसल चक्र कहलाती है। और इसके सिद्धांत और नियम क्या हैं, चलिए इनके ऊपर हम बात करते हैं। देखिए, आपको सिर्फ सुनना है ध्यान से और उसके बाद ये टॉपिक ना आपके दिमाग में बैठ जाएगी। अब देखिए, जड़ों का अगर हम प्रकार की बात करें तो अगर किसी खेत में गहरी जड़ वाली फसल उगा दी गई है तो उसके बाद दोस्तों क्या होगा, जो उथली जड़ वाली फसल है वो बोई जाएगी। जैसे अरहर के बाद गेहूं की फसल बोई जाएगी। ठीक है, तो आपने समझ लिया जड़ों के प्रकार के आधार पर। अगर हम पोषक तत्वों की आवश्यकता की बात करें तो दोस्तों जैसे मान लीजिए अधिक खाद और पानी चाहने वाली जो फसलें हैं उनके बाद कम खाद पानी वाली फसलें बोई जाती हैं। ठीक है, आपने पोषक तत्वों के आधार पर देख लिया। अगर हम दलहनी फसलों की बात करें तो दोस्तों मिट्टी में जब नाइट्रोजन बढ़ाने के लिए मतलब आवश्यकता होता है कि मिट्टी में नाइट्रोजन की अधिकता होनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, अनाज वाली फसलों को, ठीक है, बोने के बाद क्या करते हैं, दलहनी फसलों को बो देते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, दलहनी फसलें जैसे आप क्या मटर की फली देख लें या फिर आप मूंग के देख लें, ठीक है, चना देख लें, ये क्या है, फली वाली फसलें हैं। और ये क्या करती हैं दोस्तों, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं। यानी कि जड़ों के माध्यम से, ठीक है, ये भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाती हैं। अब देखिए इन डिटेल नहीं जाएंगे, आपने फसल चक्र को समझ लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे कीट नियंत्रण के लिए भी ये सहायक होती हैं। जैसे एक ही फैमिली की जो फसलें हैं वो लगातार नहीं उगाना चाहिए, जिसकी वजह से क्या है, बीमारियां जो है वो बढ़ती जाती हैं। लेकिन अगर आपने फसल बदल दिया तो ये बीमारियों का जो चक्र है वो टूट जाता है। ठीक है, फसल बदलने के बाद तो आपने एलिलो केमिकल का नाम सुना होगा। ठीक है, एलिलो केमिकल जैसे धान जो है, धान की फसल और भी बहुत सारी फसलें एक विशेष प्रकार की केमिकल छोड़ती हैं जिससे जो नुकसान पहुंचाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, या फिर घास पतवार वो नहीं उगती हैं। ठीक है, तो ये कुछ विशेष फसलों में गुणवत्ता होती है, वो कुछ विशेष केमिकल रिलीज करते हैं। तो एलिलो केमिकल का भी इंपॉर्टेंस यहाँ पे हम फसल चक्र में देख सकते हैं। ठीक है, और जो ये घटना है मतलब एक कोई अच्छी फसल, ठीक है, दूसरे फसल को या फिर दूसरे खराब चीजों को या दूसरे खराब कीटाणुओं को मारने के लिए केमिकल छोड़ती है, इस प्रक्रिया को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, एलोपैथी बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है ज्योग्राफी की दुनिया में और इन्वायरमेंट की दुनिया में और एग्रीकल्चर की दुनिया में। यहाँ पे यूपीएससी के मेंस जैसे क्वेश्चन भी बने हैं, आप देख लीजिएगा गूगल करके। ठीक है, आपको पता चल जाएगा। तो देखिए फसल चक्र का महत्ता आपने समझ ली। ठीक है, और फसल चक्र के लाभ भी आपने समझ लिए। अब हम भूमि सुधार के ऊपर बात करें तो दोस्तों भूमि सुधार में होता क्या है एक्चुअली, भूमि सुधार या तो आप जैसे बिखरे हुए खेत हैं उनको आप एकत्रित कर दीजिए, या फिर भूमि सुधार में जैसे मिट्टी सॉइल हेल्थ कार्ड का जो कॉन्सेप्ट आया था, तो मिट्टी की जांच कर लीजिए। मिट्टी की जांच आप साइंटिफिक तरीके से करवाइए, उसमें किन पोषक तत्वों का अभाव है उनकी आप एक रिपोर्ट तैयार करवाइए और उसमें उस प्रकार के पोषक तत्वों को डालिए। ठीक है, तो ये सभी भूमि सुधार के अंतर्गत आ जाएंगे विशेषकर। ठीक है, तो इसके ऊपर इतना आपने समझ लिया। अब हम बात करते हैं पशुपालन एवं डेयरी के ऊपर। तो दोस्तों भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है और उसमें जो उत्तर प्रदेश है वो पूरे भारत में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य है। ये बात तो आपको पहले से पता है क्योंकि मैंने लेक्चर 2 और लेक्चर 1 में इसको डिटेल में बताया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात समझने की है, उत्तर प्रदेश स्पेशल के रूप में। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश स्पेशल के रूप में अगर हम दुग्ध उत्पादन की बात करें, इसको बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन चलाया, गोकुल पुरस्कार योजना चलाई। ठीक है, इन चीजों को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, तो ये भी बात आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे देखिए मत्स्य पालन की बात करें तो जिसको हम फिशरीज कहते हैं, तो इसे नीली क्रांति के रूप में भी देखते हैं। और दुग्ध उत्पादन को दोस्तों बढ़ावा मिला था कब दोस्तों, जब वर्गीज कुरियन ने ऑपरेशन फ्लड चलाया था जिसमें दुग्ध उत्पादन सर्वाधिक देखा गया था, जिसको हम श्वेत क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी बात याद रखेंगे आप। देखिए यहाँ पे क्या है फिशरीज में, अब यहाँ पे यूपी बजट 2026 में अगर हम बात करें तो अंतर्स्थलीय यानी कि जो इनलैंड फिशरीज है उसको विशेष अनुदान देने का प्रावधान किया गया इस बार, तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुटीर उद्योग की बात कर लें तो दोस्तों स्थानीय कच्चे माल और कौशल पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया गया है इस बार के बजट में। इसमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का एक कॉन्सेप्ट 2018 में लाया गया था उत्तर प्रदेश में। ठीक है, जो पहला डिस्ट्रिक्ट था इसके अंतर्गत वो गोरखपुर था। ठीक है, और गोरखपुर किस लिए जाना जाता है, वहां पे टेराकोटा से बनने वाली बर्तनों के लिए। ठीक है,
तो उसको प्रमोट किया गया था। वैसे ही दोस्तों यहाँ पे देखेंगे इस योजना के अंतर्गत जो ग्रामीण कारीगर हैं, ठीक है, अगर हम विशेषकर बात करें कुछ विशेष डिस्ट्रिक्ट की, जैसे भदोही हो गया, तो वहां पे जो विशेषकर कारीगर हैं जो क्या करते हैं, कालीन के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जो कन्नौज के इत्र निर्माणक हैं, ठीक है, कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से जानते हैं। इसके पहले वाले में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, तो आपसे ये भी प्रश्न बने कि इत्र नगरी कौन है, तो कन्नौज है। अब देखिए इस बार के बजट में और यूनियन का जो बजट है उसमें भी ये प्रावधान है कि अगर कोई विशेष डिस्ट्रिक्ट है और विशेष उत्पाद को बनाता है, तो दोस्तों अब क्या किया जाएगा कि उस विशेष उत्पाद के बनाने वाले वर्ग को सरकार प्रमोट करेगी, ठीक है, उन्हें विशेषकर अनुदान देगी, इंसेंटिव देगी, उन्हें प्रमोट करेगी, सैलरी देगी कि उस प्रोडक्ट की महत्ता उत्तर प्रदेश में तो रहे ही रहे, पूरे देश में फैले और पूरे विश्व स्तर पे फैले, ठीक है। तो ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है, इसको वैश्विक स्तर पर लॉन्च किया गया है। किसके रूप में दोस्तों, आप देखेंगे भदोही के कालीन, कन्नौज का इत्र और मुरादाबाद के पीतल के बर्तन, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये भी बात आपने समझ लिया। चलिए अब हम बात करते हैं स्वयं सहायता ग्रुप के ऊपर। इसके पहले हमने लेक्चर 1 में और लेक्चर 2 में भी इसके ऊपर बात किया है, लेकिन यहाँ पे भी समझना जरूरी है, ये महिला इंपावरमेंट से जुड़ी हुई बात है। तो यहाँ पे ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण का ये सबसे बड़ा औजार है, क्या, सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसमें क्या होता है, 10 से 20 महिलाएं सम्मिलित होती हैं, ठीक है, और उनका एक छोटा सा समूह होता है, ठीक है, और ये छोटी बचत के माध्यम से अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करती हैं और इसमें 2% के इंटरेस्ट रेट पे एक दूसरे को ये क्या करती हैं, उस समूह में इकट्ठा हुआ पैसा देती हैं, ठीक है। और उसका उद्देश्य क्या होता है, इसमें देखिए सरकार का भी कुछ अपना पैसा होता है जो सरकार इसको बढ़ावा देने के लिए देती है। अब 2% इंटरेस्ट रेट पे उस ग्रुप की एक महिला पैसे निकाल के, जैसे कॉटेज इंडस्ट्री यानी कि छोटे, यानी कि कह लें एकदम सूक्ष्म जो उद्योग धंधे हैं उसमें इन्वेस्ट कर सकती है, मत्स्य पालन में कर सकती है, मुर्गी पालन में कर सकती है, या बकरी पालन में उसका उपयोग कर सकती है, ठीक है। लेकिन इसका इलीगल यूज होता है, ठीक है, अपने पर्सनल यूज के लिए भी लोग करते हैं, लेकिन कागज में दिखाना पड़ता है, ठीक है। ये बात आप बेहतर समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसको हम NRLM कहते हैं, अगर इसको हम देखें कब शुरू किया गया, तो दोस्तों जून 2011 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब, जून 2011 में। और इसका लक्ष्य क्या था, ग्रामीण गरीबों को कुशल और प्रभावी संस्थानों में संगठित करना, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब यहाँ सशक्तिकरण का मॉडल क्या है उसको समझिए। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, रिवॉल्विंग फंड, RF क्या है, समूहों को शुरुआती सहायता प्रदान करना, ठीक है। अब इसी के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं SHG के अंतर्गत, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंतर्गत। उसके बाद महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना इसी में है, महिलाओं को आधुनिक खेती की तकनीकी सिखाना, ठीक है, तो ये भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें यूपी का एग्जाम्पल लें, तो दोस्तों इसमें लखपति दीदी योजना एक है, जिसका लक्ष्य है स्वयं सहायता जो समूह है, सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं, उनका जो वार्षिक आय है वो 1 लाख रुपए से ऊपर ले जाना है, ठीक है। तो लखपति दीदी स्कीम का जो टारगेट है ये इस बार के बजट में भी निर्धारित किया गया है, तो आप याद रखेंगे। उसके बाद हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऊपर बात कर ली। अब बात करते हैं ग्रामीण बेरोजगारी के ऊपर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और अर्थव्यवस्था नामक सब्जेक्ट के लिए भी, ठीक है। अब देखिए गांव में बेरोजगारी का जो स्वरूप है ये शहरों से भिन्न है। अब कैसे, देखिए शहरों में क्या है, अगर कोई बेरोजगार है तो उसको उसके पास कोई रोजगार नहीं है, लेकिन अगर हम गांव में देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे बेरोजगारी अलग प्रकार की होती है, क्योंकि लोग कृषि क्षेत्र में काम बड़ी आसानी से मिल जाती है। लेकिन कृषि क्षेत्र में जैसे मान लीजिए अब एक खेत है और एक खेत में बस 1-2 लोग काम करेंगे तो भी उसमें फसल उतनी ही उपजेगी, ठीक है। अब एक खेत में 2 लोग की जगह पे 5 लोग लगे हुए हैं, काम तो कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि हाँ वो काम कर रहे हैं, लेकिन जहां पे 2 लोगों की आवश्यकता थी 5 लोग क्यों काम कर रहे हैं भाई, तो 3 लोग इस प्रकार से बेरोजगार काउंट होते हैं, ठीक है। और इसको हम कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है। प्रच्छन्न बेरोजगारी आपने समझ ली। इसको छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं, क्योंकि अगले को टीम को लगता है कि वो तो काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जहां पे आवश्यकता 2 की है वहां पे 10 काम करेंगे तो 8 लोग क्या हो गए, बेरोजगार, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है। इसको इंग्लिश में डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग, इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये चीज आपने पढ़ ली है, ठीक है। अब इसके ऊपर हम क्या ही बात करें, चलिए बात करें यहाँ पे मौसमी बेरोजगारी क्या है।
ठीक है। अब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? जैसे मान लीजिए जब श्रमिकों को केवल फसल बुआई और कटाई के समय ही काम मिले और बाकी समय वो खाली बैठते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। ये भी आपको गांव में देखने को मिलेगा। उस अब दोस्तों देखिए, जो बेरोजगारी है उसके ग्रामीण क्षेत्र में समाधान के लिए मनरेगा नाम का एक कॉन्सेप्ट लाया गया। अब मनरेगा का नाम दोस्तों बदल के जी राम जी कर दिया गया है, ठीक है। अब जी राम जी के तहत कुछ बदलाव हैं, उसको जान लीजिए। आपके एग्जाम में डायरेक्टली यहां से प्रश्न बनेगा, आप लिख के ले लीजिए। यहां से 1 से 2 प्रश्न पक्का है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मनरेगा का नाम बदल के जी राम जी कर दिया गया है। उसके बाद अब यहाँ पे जो 100 दिन की रोजगार दी जाती थी ग्रामीण क्षेत्रों में, जो डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट को कम करती थी, अब क्या होगा दोस्तों, इसकी संख्या बढ़ा के 125 दिन कर दी गई है, ठीक है। अब ये मैं बात कर रहा हूं विशेषकर उत्तर प्रदेश के लिए, ठीक है। तो अब कितने दिन का रोजगार मिलेगा? 125 दिन का। और दोस्तों ये भी याद रखना है, अगर मान लीजिए कोई फसल का सीजन चल रहा है तो उसके बीच में जो जी राम जी है या नरेगा है वो कार्य स्थगित रहेंगे, ठीक है। ये भी बात दिमाग में याद रखिए, ठीक है। तो ये बातें आपने समझ ली। अगर आपसे प्रश्न बने कि उत्तर प्रदेश में जो पहले मजदूरी 237 रुपया मिलता था प्रत्येक दिन, वो अब कितना मिलेगा? तो दोस्तों 252 रुपए प्रतिदिन मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये पूरे भारत के लिए नहीं है, कुछ विशेष क्षेत्रों में ये अलग अलग है, ठीक है। और दिनों की संख्या भी अलग अलग है। जैसे अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आप जम्मू और कश्मीर की बात करें, जो आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं, उनके लिए दोस्तों ये मजदूरी के दिनों की संख्या 150 दिन किया गया है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं आपसे कि यहाँ पे मजदूरी की बात, ठीक है, तो मजदूरी हर एक स्टेट के लिए अलग अलग है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के लिए और बहुत सारे प्रदेशों के लिए 252 है। लेकिन वहीं पे अगर हरियाणा की बात करेंगे तो दोस्तों हरियाणा के मजदूरों के लिए 400 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी तय की गई है। लेकिन अगर हम औसतन बात करें जैसे पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, तो 370 रुपया प्रति व्यक्ति और प्रतिदिन निर्धारित की गई है। यह भी बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सारी पॉइंट्स ना आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं, याद रखेंगे तो ही एग्जाम में पास करेंगे, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं जो उत्तर प्रदेश लेखपाल की परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों आपने इसमें देखना है क्या? प्रचंड बेरोजगारी का सीमांत उत्पाद। तो दोस्तों यह हमेशा 0 होती है और यह परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, ठीक है। तो यह भी याद रखना है। उसके बाद प्रचंड बेरोजगारी भी आपने समझ लिया, ठीक है, क्या होता है बखूबी समझ लिया। उसके बाद दोस्तों इसी में देखिए, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना चली थी। इसके तहत प्रवासी भारतीय अपने पैतृक गांव में विकास कार्यों जैसे अस्पताल, स्कूल के लिए 60% योगदान दे सकते हैं, 40% योगदान सरकार देगी। बहुत महत्वपूर्ण योजना है दोस्तों। अगर मान लीजिए आपके गांव के कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो बहुत आगे निकल गए हैं, ठीक है, अगर वो चाहते हैं, जैसे मान लीजिए विदेश निकल गए हैं, यूएसए में हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो अगर वो चाहते हैं अपने गांव में अस्पताल या स्कूल खोलना, ठीक है, तो 60% का योगदान वो दे सकते हैं, 40% सरकार दे देगी, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद देखिए ऑपरेशन फ्लड। तो दोस्तों दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, मैंने आपको बताया था, डॉक्टर वरीज कुरियन इसके जनक हैं। और यूपी में जो मिल्क पॉलिसी है 2022 में लागू हुई थी, ठीक है। उसके बाद मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आपसे प्रश्न बनेगा, ग्रामीण युवाओं को सूक्ष्म उद्योग स्थापित करने के लिए 25 लाख रुपए तक का ऋण इसके अंतर्गत दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें दोस्तों अगर बात करूं, चलिए ठीक है, इतना ही याद रखें। सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करते हैं, इनके बैंक लिंकेज की बात करें तो दोस्तों नाबार्ड इसमें प्रमुख भूमिका निभाती है, याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स के ऊपर बात करें। चलिए हम डायरेक्टली अब प्रश्न देखते हैं, ठीक है। प्रश्नों के आधार से, ठीक है, हम उन महत्वपूर्ण टॉपिक को और भी देख लेंगे करीब से। अब आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है, इसको पढ़िए ध्यान से और आंसर कीजिए। भारतीय कृषि में पाई जाने वाली प्रचंड बेरोजगारी का मुख्य अर्थ क्या है? बताइए, बहुत सिंपल हो गया। इसमें दोस्तों राइट आंसर है श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य होना, ठीक है। याद रखिएगा यहां पे ऑप्शन में बी करेक्ट है, ठीक है। और सीमांत उत्पादकता शून्य होने का मतलब क्या है? जहां पे 2 लोगों की आवश्यकता थी वहां पे 5 लोग काम कर रहे हैं, तो जो अतिरिक्त 5 लोग हैं उनका उत्पादकता काउंट ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज आप समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे क्या बनेगा? उत्तर प्रदेश सरकार की जो नंद बाबा दुग्ध मिशन है, ये योजना
का कुल बजट आवंटन लगभग कितना है? तो दोस्तों बताइए, 1000 करोड़ का। ठीक है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन बी, 2011 में हमने बात किया था। अगला प्रश्न, स्वयं सहायता समूह में सामान्यतः सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, 10 से 20। ठीक है। अगला प्रश्न, दुग्ध उत्पादन में सफेद क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन बी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी को। अगला प्रश्न, ग्रामीण क्षेत्रों में फसल कटाई के बाद होने वाली बेरोजगारी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, मौसमी बेरोजगारी। ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं की न्यूनतम वार्षिक आय का लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 1 लाख रुपए तक बढ़ाना। उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन को किस वर्ष कृषि दर्जा प्रदान हुआ? तो दोस्तों कब मिला था मत्स्य पालन को कृषि दर्जा? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो दोस्तों 2014 में। ठीक है। मछली पालन को कृषि का दर्जा 2014 में मिला था। और मछली का जो एक तरह से ह्यूज प्रोडक्शन है उसको हम ब्लू रिवोल्यूशन यानी कि नीली क्रांति के रूप में जानते हैं। और अगर कल्चर के बारे में बात हो तो पीसी कल्चर कहते हैं। ठीक है। स्वयं सहायता समूहों के बैंक लिंकेज का नेतृत्व कौन करता है? अभी मैंने बताया था आपको, राइट आंसर है नाबार्ड। ठीक है। अगला प्रश्न, नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अभी बताया जस्ट। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मत्स्य पालन। ठीक है। ग्रे रिवोल्यूशन का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। उसके बाद दोस्तों सिल्वर रिवोल्यूशन का संबंध, ठीक है, अंडा उत्पादन से है, याद रखेंगे। अब आप मुझे तिलहन उत्पादन से संबंधित बताइएगा। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, कृषि क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों मुख्य कारण है कृषि भूमि पर जनसंख्या का अत्यधिक बोझ। प्रश्न संख्या 12 देखिए, उत्तर प्रदेश में ओडीओपी के तहत कालीन उद्योगों के लिए प्रसिद्ध जिला? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, भदोही। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत रिवॉल्विंग फंड क्यों दिया जाता है? तो दोस्तों क्यों दिया जाता है? क्योंकि समूहों की आर्थिक गतिविधियों को गति देने हेतु। ठीक है। अगला प्रश्न, मनरेगा के तहत एक वर्ष में कितने दिन के रोजगार की गारंटी है? तो दोस्तों कितने दिन की? अभी देखिए जी राम जी के अनुसार आपको बताना होगा। बताइए, देखिए जो अपडेट है ना वो मैं आपको करा के चलूंगा। तो इसमें राइट आंसर है क्या? 125 दिन। ठीक है। और जम्मू और कश्मीर और ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में 150 दिन की। ठीक है, ये बात हमने करी थी। चलिए अगला प्रश्न, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कुटीर उद्योग का प्रमुख लाभ क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन बी, स्थानीय संसाधनों का उपयोग और रोजगार। ठीक है। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना किस मिशन का हिस्सा है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का। प्रश्न संख्या 17, उत्तर प्रदेश में गोकुल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी, दुग्ध उत्पादन में। ठीक है। छिपी हुई बेरोजगारी सर्वाधिक किस क्षेत्र में देखी जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताया था, समझाया था, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, कृषि में। ठीक है। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 1982 में। ठीक है। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है, ये भी याद रखेंगे। काम के बदले अनाज कार्यक्रम अब किस योजना का हिस्सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट आंसर है दोस्तों मनरेगा, अब तो कहेंगे जी राम जी के अंतर्गत। ठीक है। अगला प्रश्न, पशु क्रेडिट कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों ऑप्शन बी है, पशुपालन हेतु सस्ता ऋण। ठीक है। दीनदयाल अंत्योदय योजना का मुख्य लाभार्थी कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, ग्रामीण परिवार और सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है। तो याद रखेंगे। देखिए आपको मजा आ रहा होगा, अगर हाँ तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कीजिए। ठीक है। आप लोग के लिए बहुत ही एफर्ट किया जाता है यहाँ पे। अगला प्रश्न, एमएसएमई क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लगभग कितना योगदान देता है? तो दोस्तों लगभग की बात की गई है, तो लगभग 30%। ठीक है।
चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 24 के ऊपर। उत्तर प्रदेश में किस जिले को इत्र की नगरी कहा जाता है? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कन्नौज को। ठीक है याद रखेंगे। सिराजे हिंद किसको कहा जाता है? तो दोस्तों जौनपुर को, ये भी याद रखेंगे। प्रचंड बेरोजगारी में अतिरिक्त श्रमिकों को हटाने पर उत्पादन पर क्या असर पड़ेगा? तो दोस्तों क्या असर पड़ेगा? तो अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि जहां पे 2 की आवश्यकता थी अब 2 ही लोग काम करेंगे, है ना। यूपी बजट 2026 में मत्स्य संपदा योजना है तो प्रस्तावित जो राशि है वो कितनी की है? तो दोस्तों 310 करोड़ की है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप की संकल्पना मूलतः किस देश के मॉडल से प्रेरित है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बांग्लादेश से। ठीक है, देख रहे हैं बांग्लादेश कितना अच्छा कर रहा था अपने वहां। अगला प्रश्न, ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि आजीविका का उदाहरण क्या है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिट्टी के बर्तन बनाना। ये गैर कृषि आजीविका का एक एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति 2022 का मुख्य निवेश लक्ष्य क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, 5,000 करोड़ का निवेश। ठीक है, प्रश्न संख्या 30 देखिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास मिशन का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है युवाओं को प्रशिक्षण कर रोजगार योग्य बनाना। ठीक है, तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ग्रामीण बेरोजगारी को मापने हेतु कौन सा सर्वे होता है? तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए होता है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ठीक है, PLFS। अगला प्रश्न, एक्वाकल्चर का संबंध किससे है? तो दोस्तों एक्वाकल्चर का संबंध किससे है? तो जलीय जीव या जो वनस्पति पालन है, ठीक है, उससे संबंधित है एक्वाकल्चर का संबंध। इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए पानी है, ठीक है, एक मतलब खेत है, पानी भर दिया गया, उसमें मछली छोड़ दी गई और उसमें ही क्या कर दिया गया, खेती की जा रही है। ठीक है, और कभी कभी होता है एक्वाकल्चर में आर्टिफिशियली इसका मतलब खेती किया जाता है, मतलब गैलन, मतलब इसको ऐसे में गैलन बना दिए, उसमें मछलियां डाल दी, उसमें कुछ खाद्य पदार्थ डाल दिए और पानी में ही फसल उगा रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है वर्टिकल फार्मिंग में मुख्यतः, याद रखेंगे। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो आपको जान के चलना है। देखिए अब आ गया आपका बीसी सखी का मानदेय यूपी सरकार कितने समय तक देती है? तो दोस्तों इसके पहले वाले लेक्चर में हमने इसको डिटेल में बताया था, यहाँ डिटेल नहीं बताएंगे। ऑप्शन बी करेक्ट है, 6 माह। ठीक है, तो याद रखेंगे। प्रचंड बेरोजगारी की, ठीक है, को और क्या कहते हैं? इसका अदर नाम क्या है? राइट आंसर है अल्प रोजगारी या अंडर क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये भी है, इसको याद रखना है। कभी कभी आप मान लीजिए अब अंडर एम्प्लॉयमेंट की जगह पे आप ढूंढ रहे हो, ओ भाई क्या ढूंढूं, क्या करूं। ठीक है, तो प्रचंड बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी भी होती है और इसको हम अल्प रोजगार भी कहते हैं। अगला प्रश्न, हथकरघा क्षेत्र की, ठीक है, हथकरघा क्षेत्र यूपी में रोजगार में किस स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कृषि के बाद दूसरा है। ठीक है, प्रश्न संख्या 36, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आणंद, गुजरात में। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के 5 सूत्र में क्या शामिल नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नियमित विदेशी भ्रमण इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, बाकी नियमित बचत, नियमित बैठक और नियमित आंतरिक ऋण ये सम्मिलित है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान पशुपालन मंत्री कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों कौन है? ऑप्शन बी करेक्ट है, धर्मपाल सिंह जी। ठीक है, अगला प्रश्न, एग्रो प्रोसेसिंग उद्योगों का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों एग्रो प्रोसेसिंग जो उद्यम है इनका मुख्य कार्य बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कृषि उत्पादों का मूल्यवर्धन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, जो दीनदयाल उपाध्याय GKY है, ठीक है, तो इस योजना में प्रशिक्षण हेतु आयु सीमा क्या है? तो दोस्तों ग्रामीण कौशल योजना है एक्चुअली ये, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 15 से 35 वर्ष। ठीक है, अगला प्रश्न, PM आवास ग्रामीण लाभार्थियों को किस रोजगार से जोड़ा जाता है? तो दोस्तों क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन बी, मनरेगा 90 से 95 दिन श्रम। लेकिन अब क्या है, 125 दिन का प्रस्ताव है, 252 रुपये प्रतिदिन दिए जाएंगे, पहले 237 रुपये दिए जाते थे। यूपी में हस्तशिल्प हेतु प्रमुख आयोजन है, क्या है दोस्तों? राइट आंसर ऑप्शन सी है, यूपी दिवस या शिल्प मेला। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रचंड बेरोजगारी कम करने का सबसे सटीक उपाय क्या है? तो इसका सबसे सटीक उपाय है श्रम को गैर कृषि क्षेत्रों में भेजना। ठीक है, अगला प्रश्न,
सीआरपी का मुख्य संबंध ग्रामीण क्षेत्र में किससे है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेल्फ हेल्प ग्रुप के सुदृढ़ीकरण और प्रशिक्षण से रिलेटेड है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला फुल फॉर्म, सीआरपी का फुल फॉर्म मैं कह रहा हूँ देखिए दिमाग में था कि फुल फॉर्म बता के चलो। तो दोस्तों सीआरपी का फुल फॉर्म क्या है बताइए, आपसे एग्जाम में प्रश्न बनेगा। और मैं अगर आपको बताऊं तो इसका फुल फॉर्म होता है कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, यानी समुदाय संसाधन व्यक्ति। ठीक है, तो याद रखेंगे कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, हिंदी है समुदाय संसाधन व्यक्ति। आपसे ये पूछने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि पेट 2024 में HYV का फुल फॉर्म पूछा था, हाई यील्ड वैरायटी का, तो ये भी पूछा जा सकता है। हाई यील्ड वैरायटी का टॉपिक है आपके लेखपाल जैसे एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न, यूपी में दुग्ध उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है, लखीमपुर खीरी और मथुरा क्षेत्र। ठीक है, अगला प्रश्न, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल डिवाइड का क्या असर होता है? तो बताइए दोस्तों, राइट आंसर है इसमें ऑप्शन बी, सूचना अवसरों में कमी हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में सामान्य वर्ग हेतु सब्सिडी क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, 15% पूंजीगत सब्सिडी। ठीक है, अगला प्रश्न, मुद्रा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों छोटे उद्यमियों को वित्तीय सहायता देना। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड NFDB का मुख्यालय कहाँ पे है? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी है, हैदराबाद में। ठीक है, और आज का लास्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आपके सामने है, जो SGSY है उस योजना को किसमें समाहित किया गया है? तो बताइए किसमें समाहित किया गया है? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत SGSY को समाहित किया गया है। अब आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो फुल फॉर्म होगा इसका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है SGSY का फुल फॉर्म। ठीक है, और इस तरह से दोस्तों हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, आपने कितना सीखा और आपके अंदर इस लेक्चर के बाद कितना कॉन्फिडेंस है इस टॉपिक को लेकर, तो मुझे जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।